हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज हम लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 7 दोस्तों स्टार्ट करने वाले हैं। और इसमें हम बात करेंगे सेडिमेंटेशन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने सेडिमेंटेशन के ऊपर सरफेस ओवरफ्लो तक सभी चीज़ें पढ़ी थी। सरफेस ओवरफ्लो रेट तक हमने सभी चीज़ें कंप्लीट की थी। चलिए आज हम फिर से सरफेस ओवरफ्लो रेट को डिस्कस करते हैं और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एडिशनल पॉइंट जानेंगे। देखिए दोस्तों, सरफेस ओवरफ्लो रेट क्या होता है। मैंने कल आपको बताया था कि ये टैंक है और हम क्या करते हैं, टॉप वाले पार्टिकल को जिसकी वेलोसिटी होगी वीएस, सेटिंग वेलोसिटी वीएस, इसको हम मानते हैं कि 100% रिमूव हो जाएगा। ये 100% रिमूव हो जाएगा इस टाइप से। और जो 100% रिमूव हो जाएगा उसी की इस सेटलिंग वेलोसिटी को हम क्या नाम देते हैं, सरफेस ओवरफ्लो रेट और सरफेस लोडिंग रेट। अब इस पर बहुत सारे पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए एक एक करके सभी की बात करते हैं। इसको हम लिखते हैं वीएस इक्वल टू डिस्चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। यहाँ पे देखिए इसका सरफेस ये होगा, ये वेलोसिटी ऐसे है, तो इसका ये सरफेस एरिया आएगा बी इंटू एल। बी इंटू एल। अगर हम बात करें सरफेस एरिया को, अगर हम बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएगा। सरफेस एरिया को आप इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा, आप इसको डिक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज हो जाएगा। बिकॉज ये क्या है दोस्तों, रेसिप्रोकल ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का उल्टा है। अब यहाँ पे हम इन चीजों को क्यों पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे इफिशिएंसी की, कि कैसे सरफेस एरिया पर इफिशिएंसी का इफेक्ट पड़ता है, और यू कैन से कैसे दोस्तों सरफेस ओवरफ्लो रेट अफेक्ट करता है इफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन। तो चलिए जानते हैं इफिशिएंसी को। कल मैंने बताया था आपको, इफिशिएंसी लिखते हैं ईटा इक्वल टू वी एस डैश अपॉन वी एस। ये वी एस डैश क्या है, किसी भी पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी, और ये क्या है दोस्तों, सरफेस ओवरफ्लो रेट। तो यहाँ से आपको देख के पता चल रहा है कि अगर वी एस को हम कम करेंगे इसका मतलब इफिशिएंसी आपकी बढ़ जाएगी, और वीएस को ज्यादा करेंगे इफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। चलिए इसको प्रैक्टिकली वे में समझते हैं कैसे ये चीजें पॉसिबल है। तो हमने लेट सपोज 5 पार्टिकल लिए, एक पार्टिकल, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पांचवा। इन सभी की अलग अलग सेटलिंग वेलोसिटी है। इसकी लेट सपोज हमने मानी 3 मीटर पर सेकेंड, इसकी 4 मीटर पर सेकेंड, 5, 6, 7, या फिर चलो हाँ इतना ही मान लेते हैं मीटर पर सेकेंड। और हमने माना कि सेडिमेंटेशन टैंक का जो सरफेस ओवरफ्लो रेट था वो है 4 मीटर पर सेकेंड और दूसरे टैंक का है 5 मीटर पर सेकेंड। हमने दो टैंक लिए, एक टैंक जिसमें 4 मीटर पर सेकेंड सरफेस ओवरफ्लो रेट और जिसमें दूसरा टैंक है उसमें है 5 मीटर पर सेकेंड सरफेस ओवरफ्लो रेट। अब चलिए बात करते हैं कि किसका इफिशिएंसी ज्यादा होगा, इसका या फिर इसका। फॉर्मूले से तो हमको पता चल रहा है, फॉर्मूले से इसका इफिशिएंसी इससे ज्यादा होगा, बट प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे ये कम और ज्यादा होगा। अगर बात करें इन पार्टिकल्स, ये इसमें भी है और इसमें भी है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से पार्टिकल 100% रिमूव होंगे फर्स्ट टैंक में। देखिए 3 मीटर पर सेकेंड इससे कम है, इसका मतलब हम कल बात कर चुके हैं कि अगर किसी पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी सरफेस ओवरफ्लो रेट से कम या ज्यादा, मतलब ज्यादा या बराबर है, तो वो 100% रिमूव हो जाएगा, और अगर कम है तो 100% रिमूव नहीं होगा। तो ये 100% रिमूव नहीं होगा दोस्तों, ये 100% रिमूव हो जाएगा, और इससे ऊपर के जितने भी होंगे वे सभी 100% रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए कितने पार्टिकल 100% रिमूव हो रहे हैं, 4 पार्टिकल, और इस केस में ना तो ये होगा और ना ही ये होगा, सिर्फ 3 पार्टिकल 100% रिमूव होंगे। इससे आपको पता चल चुका है कि कैसे सरफेस ओवरफ्लो रेट बढ़ने से इफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन डिक्रीज होती है। ये चीज हमने यहाँ पे लिखी है।
देखिए, इफ द ओवरफ्लो रेट इज इंक्रीज्ड, अगर आप इंक्रीज करते हैं तो इफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक इज डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। बट ध्यान रखना है, डेप्थ पर इफिशिएंसी डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि हमने अभी देखा है ये डिपेंड करती है किस पर, वीएस पर। और वीएस क्या होता है, वीएस होता है क्यू अपॉन बीएल, ना कि क्यू अपॉन बीएच एलएच। ये नहीं होता है दोस्तों, ये होता है क्यू अपॉन बीएल। इसमें कहीं भी डेप्थ नहीं आ रहा है, इसलिए डेप्थ पर इफिशिएंसी ऑफ टैंक डिपेंड नहीं करती है। अब बात करते हैं सरफेस एरिया पर। इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सरफेस एरिया पर कैसे डिपेंड करेगी, क्योंकि वीएस डिपेंड कर रहा है सरफेस एरिया पर, और वीएस होता है क्यू अपॉन बीएल, मतलब बीएल ज्यादा होगा वीएस कम होगा, और वीएस कम होगा इफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो सरफेस एरिया बढ़ने से वीएस कम हो जाएगा और इफिशिएंसी बढ़ जाएगी, मतलब सरफेस ओवरफ्लो रेट कम हो जाएगा एंड इफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन इंक्रीज हो जाएगी। एंड याद रखना है, ये डिपेंड करता है इफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन टेम्परेचर पर, साइज एंड डेंसिटी पर। मतलब इफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन बोले या फिर सरफेस ओवरफ्लो रेट बोले, दोनों वैलिड होंगे। हम बात कर रहे हैं सरफेस ओवरफ्लो रेट की, तो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, साइज पर एंड डेंसिटी पर। चलिए बात करते हैं कैसे। भाई वीएस क्या है, सरफेस ओवरफ्लो रेट है उस पार्टिकल का सेटलिंग वेलोसिटी जो कि 100% रिमूव होता है। हम यहाँ पे दो चीज कंसिडर करेंगे, दो फ्लूइड कंसिडर करेंगे, एक होगा लिक्विड, दोनों लिक्विड होंगे, एक होगा ऑयल एंड एक होगा वाटर। अब आप बताइए किसका डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी इसका ज्यादा है या फिर इसका? ऑब्वियस सी बात है इसका डेंसिटी ज्यादा है, इसमें विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वाटर। और ये दोस्तों पार्टिकल को वो स्लो सेटल कराएगा, वो स्लो सेटल कराएगा। लेट्स सपोज हमने माना 10 मिनट का टाइम है डिटेंशन टाइम, 10 मिनट में दोनों को सेटल करना है। ऑयल वाले पार्टिकल में, मतलब ऑयल में पार्टिकल लेट्स सपोज 1 सेंटीमीटर सेटल करेगा, वाटर में ये 1 सेंटीमीटर से ज्यादा सेटल करेगा। तो जो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी, तो इसमें जो पार्टिकल सेटल करेगा उसकी वीएस ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अफेक्ट करती है वीएस को, सरफेस ओवरफ्लो रेट को। अब यहाँ पे हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, फ्लूइड की डेंसिटी डिक्रीज होगी और सरफेस ओवरफ्लो रेट बढ़ जाएगा, या यूं बोले आप वीएस बढ़ जाएगा। वहीं पे ये साइज ऑफ पार्टिकल पे भी डिपेंड करता है और डेंसिटी ऑफ पार्टिकल पे भी डिपेंड करता है। चलिए अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ सेटलिंग वेलोसिटी। यहाँ पे हम बात करेंगे स्टोक लॉ, न्यूटन लॉ एंड हेजन लॉ। तीन टाइप से आप सेटलिंग वेलोसिटी निकालेंगे पार्टिकल की, तीन टाइप से आप सेटलिंग वेलोसिटी निकालते हैं पार्टिकल की। तो चलिए देखते हैं कैसे। अगर बात करें दोस्तों स्टोक लॉ, तो स्टोक लॉ से आप जब वेलोसिटी ऑफ सेटलिंग पार्टिकल निकालेंगे तो ये आएगी वीएस इक्वल टू जी माइनस 1 डी स्क्वायर अपॉन 18 म्यू। बट ये वैलिड रहेगा अगर एवरेज पार्टिकल साइज लेस देन है 0.1 mm, एंड इस केस में हो गया आपकी लेमिनार फ्लो कंडीशन। मतलब लेमिनार फ्लो के लिए ये वैलिड रहेगा। लेमिनार फ्लो का मतलब क्या है, इसमें पार्टिकल की सेटलिंग लेमिनार तरीके से होगी। लेमिनार तरीके से मतलब लेयर बाय लेयर होगी, एक दूसरे को वे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये होती है लेमिनार सेटलिंग। तो याद रखना है स्टोक लॉ वैलिड होता है लेमिनार के लिए, जिसमें डी लेस देन होता है 0.1 mm। चलिए बात करते हैं एजम्पशंस की। तो यहाँ पे इन्होंने माना है एज्यूम पार्टिकल शो डिस्क्रीट
सेटलिंग अभी हमने बताया है, पार्टिकल डिस्क्रीट सेटलिंग करते हैं, एक दूसरे से कोई भी कोलाइड नहीं करेगा, कोई भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, अपना अपना अलग अलग सेटलिंग करेंगे। मतलब ये चार पार्टिकल हैं, तो ये अपना अलग सेटल करेगा, ये अपना अलग सेटल करेगा, ये अपना अलग सेटल करेगा, ये अपना अलग सेटल करेगा। ये इनके कोई भी पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के पाथ को क्रॉस नहीं करेगा। ये होती है डिस्क्रीट पार्टिकल सेटलिंग। बट ये क्या पॉसिबल है ऐसा? दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए इन्होंने इस चीज को एज्यूम किया है। फिर बात करें पार्टिकल एज्यूम स्फेरिकल इन शेप। सभी पार्टिकल को स्फेरिकल एज्यूम करके इन्होंने अपना कैलकुलेशन किया है वीएस का। बट आप देखते हैं प्रैक्टिकली सभी पार्टिकल सस्पेंशन में गोल नहीं होते हैं, स्फेरिकल नहीं होते हैं। मीडियम इन्होंने कंसिडर किया है इन्फिनाइट, मतलब जो एच रहेगा वो इन्फिनाइट रहेगा, और पार्टिकल साइज रेंज रहेगी 0.1 mm से लेकर 0.002 mm, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.2 mm to 0.2 माइक्रोमीटर माइक्रो mm, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमने बात की है इस वीएस की, तो ये जो वीएस है ये निकाला है d लेस देन 0.1 mm पर। बट ऐसा नहीं है कि स्टोक लॉ इसी पर वैलिड होगा, स्टोक लॉ इसके बीच में वैलिड होता है, स्टोक लॉ इसके बीच में वैलिड होता है। बात करते हैं लिमिटेशंस की, तो इन्होंने स्फेरिकल पार्टिकल कंसिडर किए थे, तब अपना दोस्तों वेलोसिटी निकाला। बट प्रैक्टिकली आप देखते हैं स्फेरिकल पार्टिकल, सभी स्फेरिकल पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। While applying Stokes law, the concept of equivalent diameter का मतलब है मीन डायमीटर, इन्होंने मीन डायमीटर कंसिडर किया, जबकि अगर 1000 पार्टिकल हैं तो इनमें सभी का साइज अलग अलग होगा। बट इन्होंने क्या किया, एवरेज लेके चले हैं, जो डी लिया है वो एवरेज है। विस्कस और लेमिनार फ्लो, विस्कस और लेमिनार फ्लो बात करें दोस्तों, The average value of G is used, इन्होंने स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड एवरेज कंसिडर किया है, क्योंकि पार्टिकल का साइज एवरेज है, मास एवरेज है, वॉल्यूम एवरेज है, तो ये भी एवरेज होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे न्यूटन इक्वेशन। ये है टर्बुलेंट सेटलिंग के लिए, याद रखना है टर्बुलेंट सेटलिंग में क्या होता है, पार्टिकल एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, इस टाइप से एक दूसरे से टकराते हैं, उनके पाथ को इंटरसेक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं टर्बुलेंट सेटलिंग। तो अगर पार्टिकल का साइज ग्रेटर देन है 1 mm तो आपको टर्बुलेंट सेटलिंग देखने को मिलेगी, और इसके लिए आप इक्वेशन यूज करेंगे 1.8 अंडर रूट जी डी ब्रैकेट g-1। यहाँ पे g क्या है, स्मॉल g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और कैपिटल G है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड। उसके बाद बात करते हैं हेजन इक्वेशन। हेजन इक्वेशन मतलब ये है ट्रांजिशन के लिए, ट्रांजिशन सेटलिंग। भाई देखिए एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है, इसको बोलेंगे लेमिनार, का लेमिनार फ्लो हो रहा है। अब इसको टर्बुलेंट में जाना है, तो क्या ये एकदम से कट मार जाएगा ऐसे करके? नहीं दोस्तों, ये धीरे धीरे अपने पाथ को चेंज करेगा। तो जो बीच में ये गैप होगा, ये वाला गैप जिससे ये लेमिनार से टर्बुलेंट में जाएगा, उसी को बोलेंगे ट्रांजिशन जोन। तो हेजन इक्वेशन ट्रांजिशन सेटलिंग के लिए वैलिड है, और इसका इक्वेशन रहेगा Vs इक्वल टू 1418 ब्रैकेट g-1 इंटू डी ब्रैकेट 3t + 70/100। यहाँ पर जो d होगा वो 0.1 से 1 mm के बीच में होगा। याद रखना है तीनों इक्वेशन पूछी जाती है। यहाँ पे t है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। देन हम बात करेंगे डिजाइन डेटा फॉर सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक को जब हम डिजाइन करते हैं तो कुछ पैरामीटर को हम एज्यूम करते हैं, जैसे कि
सरफेस ओवरफ्लो रेट। सरफेस ओवरफ्लो रेट, इसको दोस्तों हम कितना लेके चलते हैं, याद रखना है, इसकी यूनिट होगी लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे, या फिर लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर में। जबकि हमको पता है स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड में, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं मीटर सेकंड पर डे, या जो भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पे लेट सपोज हमने लिया आवर्स, यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे है लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर। तो इसको हम क्या ये समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं, क्योंकि लीटर क्या होता है, एक वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम का हो जाएगा मीटर क्यूब और मीटर स्क्वायर पर आवर, तो ये बन जाएगा मीटर पर आवर। और ये किसका यूनिट है, स्पीड का या फिर वेलोसिटी का यूनिट है। और सरफेस ओवरफ्लो रेट एक वेलोसिटी है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपने, जब आप सेडिमेंटेशन टैंक को डिजाइन करेंगे तो यहाँ पे दो सेडिमेंटेशन टैंक होते हैं, एक प्लेन सेडिमेंटेशन, एक सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन। टैंक तो एक ही रहेगा, बट उसमें प्रोसेस दो होंगे, एक प्लेन होगा और एक कोएगुलेशन के साथ होगा, मतलब केमिकल ऐड करेंगे। तो अगर हम प्लेन लेके चलते हैं तो प्लेन के केस में याद रखना है वीएस होगा 12,000 से लेकर 18,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे। और अगर इसको आपने चेंज करना है आवर्स में, तो आपको पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं, आप इसको 24 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 500 और ये बन जाएगा 750 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सरफेस ओवरफ्लो रेट हम नॉर्मली अडोप्ट करते हैं प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए 12,000 से 18,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे, और 500 से 750 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर। और वहीं पे अगर कोएगुलेशन की बात करें तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑलमोस्ट दुगना हो जाता है, 24,000 से 30,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे। जब आप इसको 24 से डिवाइड करेंगे तो 1,000 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे देख लेना कितना आएगा, वो हो जाएगा लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर में। फिर बात करते हैं डिटेंशन टाइम। व्हाट इज डिटेंशन टाइम, जितने टाइम तक भी फ्लो हमारे टैंक में बना रहता है। भाई ऐसा तो नहीं है कि आप इसको फिल करेंगे और एकदम से फ्लो बाहर निकाल देंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। इसको कुछ टाइम तक डिटेन करना होता है, इसमें रोक के रखना होता है जिससे कि पार्टिकल सेटल हो जाए। तो जितने टाइम तक फ्लो इसमें बना रहा, इस टैंक में रहा, उसी टाइम को बोलते हैं डिटेंशन टाइम। तो डिटेंशन टाइम दोनों केस में अलग होगा, प्लेन सेडिमेंटेशन में ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें प्लेन होता है, कोई भी केमिकल यूज नहीं करते, इसलिए ज़्यादा लेके चलते हैं, कितना 4 से 8 घंटे। और वहीं पे अगर हम कोएगुलेशन करते हैं तो ये होता है 2 से 4 घंटे, क्योंकि इसमें हम केमिकल यूज करते हैं जो कि हेल्प करते हैं तेजी से रिमूवल करने में पार्टिकल्स को। फिर बात करेंगे हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी। आपको पता है एक पार्टिकल की दो वेलोसिटी होती है, एक हॉरिजॉन्टल मूव करता है, एक डाउनवर्ड मूव करता है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी वीएफ। तो इसका रेंज होता है 0.15 से 0.9 मीटर पर मिनट, याद रखना है सेकंड नहीं होगा, मीटर पर मिनट। और एवरेज लेके चलते हैं 0.3 मीटर पर मिनट। एक बार वीडियो चेक करने दो, अभी ऐसा हुआ कि 1.5 घंटे का वीडियो पूरा खराब हो गया। चलिए बात करते हैं विड्थ ऑफ टैंक। टैंक का जो विड्थ होता है जिसको हम बोलते हैं बी, ये हमारा होता है अप्रोक्सीमेट 10 to 12 मीटर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो कि है लेंथ, लेंथ होता है दोस्तों 4 टाइम विड्थ। लेंथ विड्थ का 4 टाइम होता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर हम बात करेंगे सेडिमेंटेशन जो टैंक होता है उसको हम डिजाइन करते हैं मैक्सिमम डेली फ्लो के लिए, और ये चीजें मैं कल आपको बता चुका हूं कि क्यों हम मैक्सिमम डेली फ्लो के लिए यूज करते हैं। और मैक्सिमम डेली फ्लो होता है या डिमांड, इसको आप डिमांड भी बोल सकते हैं, ये होता है दोस्तों 1.8 इंटू एवरेज डेली फ्लो या फिर एवरेज डेली डिमांड। फिर हम बात करेंगे स्लज जोन की। स्लज जोन क्या होता है, ये टैंक है हमारा, उसमें पार्टिकल सेटल होंगे, तो पार्टिकल सेटल होंगे तो ये एक स्लज जोन बनाएंगे, स्लज बनाएंगे इस टाइप से। इन पार्टिकल की
थिकनेस को ही हम स्लज जोन बोलते हैं। तो अगर दोस्तों आपने मैकेनिकल स्लज रिमूवल इक्विपमेंट जो साथ के साथ इसको रिमूव करता रहता है, अगर वो आपने नहीं यूज किया है तो आपने एडिशनल 0.8 टू 1.2 मीटर डेप्थ प्रोवाइड करानी होगी स्लज जोन की। ये स्लज जोन आपने प्रोवाइड कराना होगा जिसकी डेप्थ होगी 0.8 से 1.2 मीटर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। चलिए बात करते हैं डेप्थ कितना लेके चलते हैं। डेप्थ लेके चलते हैं नॉर्मली 3 मीटर। एंड मैं बात कर चुका हूं कि डेप्थ एंड इफिशिएंसी का दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे शॉर्ट सर्किटिंग। तो देखिए शॉर्ट सर्किटिंग आप देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। हमने देखा दोस्तों डिटेंशन टाइम को। डिटेंशन टाइम क्या होता है कि पानी इस टैंक में कितनी देर तक बना है, यह है थ्योरेटिकल डिटेंशन टाइम। बट एक्चुअल कंडीशन में डिटेंशन टाइम से कम टाइम तक ये इसमें रहता है और इसी के कारण आती है शॉर्ट सर्किटिंग। इसी को क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग। मतलब पानी डिटेंशन टाइम तक रहना चाहिए एक्चुअल कंडीशन में। लेट सपोज ये डिटेंशन टाइम है 10 मिनट, ये 10 मिनट से कम में ही बाहर निकल जाएगा। 10 मिनट से कम में ही ये बाहर निकल जाएगा। इसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। और ये क्यों होता है, ये होता है जैसे कि दोस्तों टर्बुलेंस के कारण। टर्बुलेंस क्यों आएगा, आप बाहर से पानी ऐड करते हैं उसके कारण टर्बुलेंस आता है। ठीक है, लेट्स सपोज एक गिलास, गिलास को आपने इतना फिल किया है, इतना फिल किया है। अब आप इसमें पार्टिकल को सेटल करा रहे हैं, इसमें पार्टिकल को सेटल करा रहे हैं, तो पार्टिकल सेटल होंगे, बड़े आराम से सेटल होंगे। अब आपने इसमें और पानी डाल दिया है तो इसमें उथल पुथल मच जाएगी और ये पानी जो एक्स्ट्रा पानी है ये पार्टिकल्स को लेके बाहर निकल जाएगा। तो टर्बुलेंस के कारण भी शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है। प्लस विंड स्पीड के कारण, या जिसको विंड करंट बोलते हैं, हवा चलती है तो आपको पता है फ्री सरफेस है, तो फ्री सरफेस हिलेगी दोस्तों और उसमें उछाल आएगा, पार्टिकल्स भी बाहर निकल जाएंगे। तो ये सभी कारण कोज करते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन एक्चुअल टैंक्स these ideal flow condition do not exist due to current introduced by the inertia of incoming fluid, turbulent flow, wind stress, density and temperature gradient। इनके कारण शॉर्ट सर्किटिंग देखने को मिलती है। the deviation of actual flow of tank from the flow pattern of ideal tank is called short circuiting। और इसको हम लिखते कैसे हैं, इसको हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट इफिशिएंसी में, क्योंकि इसकी इफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। भाई अगर पार्टिकल बिना सेटल हुए बाहर निकल जाएंगे तो इफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। और इस डिस्प्लेसमेंट इफिशिएंसी को लिखते हैं फ्लो थ्रू पीरियड। जितने पीरियड तक उसमें बना रहा वो पीरियड आप ऊपर लिखेंगे। लेट सपोज हमने डिटेंशन टाइम थ्योरेटिकल लिखा 10 मिनट और ये इसमें रुका सिर्फ 9 मिनट, तो 9/10 हो जाएगा, इंटू 100 कर देंगे तो ये 90% इसकी डिस्प्लेसमेंट इफिशिएंसी आएगी। एंड ये डिस्प्लेसमेंट इफिशिएंसी हमेशा 30% से ज़्यादा होती है। 30% तो बहुत ज़्यादा होती है बट कभी भी इससे कम नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन की। अब इस क्वेश्चन की हेल्प से आप सभी कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस रो में आपको दिया है साइज ऑफ पार्टिकल, जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल है उनका साइज दिया है, जैसे कि 0.1 mm, 0.2 mm, 0.3 mm, 0.4 mm, 0.5 mm, 0.6 mm। और ये दिया है क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब है कंसंट्रेशन, कि कितना कंसंट्रेशन है। 0.1 mm पार्टिकल का कंसंट्रेशन है 10%, वाटर में 10% 0.1 mm के पार्टिकल हैं, और 20% है 0.2 mm के, 15% है 0.3 mm, 5% है 0.4 mm एंड 30% है 0.5, 20% है 0.6। और ये इनकी दी है सेटलिंग वेलोसिटी mm/सेकंड में। याद रखना है ये है सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स।
जैसे कि 0.1 mm वाले 0.2 मीटर mm पर सेकेंड है, और ये 0.25, 0.3, 0.35, 0.4 एंड 0.5। अब यहाँ पे आपको टोटल सस्पेंडेड सॉलिड दिए हैं जो कि 1000 ग्राम्स, और ओवरफ्लो रेट दिया है टैंक का 0.35 mm पर सेकेंड। तो आपने बतानी है इफिशिएंसी। हमने इफिशिएंसी की बात की थी दोस्तों। इफिशिएंसी को हम कैसे लिखते हैं? इफिशिएंसी को लिखते हैं ईटा इक्वल टू वी एस डैश अपॉन वी एस इंटू 100। ये तो इफिशिएंसी हो जाएगी। और अगर हम लिखें टोटल रिमूवल, एक बार सही से लिखने दो इसको, टोटल रिमूवल ऑफ पार्टिकल, इसको आप कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे वी एस डैश अपॉन वी एस इंटू, आपने क्या करना है, जितना भी कंसंट्रेशन है उसको यहाँ पे लिख देना है। चलिए देखते हैं कैसे। हम बात कर रहे हैं 0.1 mm साइज पार्टिकल जिसका कंसंट्रेशन है 20% और वी एस डैश है 0.2 mm पर सेकेंड। तो कंसंट्रेशन 20% है, 20 नहीं है 10% है। तो 10% किसका है? 1000 ग्राम का है, तो कितना हो जाएगा? 100 ग्राम हो जाएगा। अब हम देखेंगे इस 100 ग्राम में से कितने सेटल हो जाएंगे और कितने सस्पेंशन में रहेंगे। तो चलिए देखते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ये हो जाएगा 0.1, 0.2 हो जाएगा अपॉन 0.35 इंटू 100। तो चलिए देखते हैं कितना ये रिमूव होगा। 0.2 इंटू 100 अपॉन 0.35, ये हो जाएगा दोस्तों 57.143 ग्राम। 0.1 mm वाले साइज पार्टिकल ये कितने रिमूव हो जाएंगे 100 ग्राम में से? ये हो जाएंगे 57.143 ग्राम रिमूव हो जाएंगे। और रिमूवल कितना मतलब जो सस्पेंशन में बचेगा वो इसमें से माइनस करके आप निकाल देंगे। हमें इफिशिएंसी निकालनी है तो ये वाला चाहिए। रिमूवल कितना हुआ ये हम पता कर चुके हैं। अब चलिए बात करते हैं 0.2 mm वाले पार्टिकल जिनका कंसंट्रेशन है 20% और ये हो जाएगा 200 ग्राम, मतलब 20% है और 1000 में कितना हो जाएगा? 200 ग्राम हो जाएगा। तो चलिए निकालते हैं इसका भी। इसका वेलोसिटी दिया है 0.25 mm पर सेकेंड और ये दिया है 0.35, तो ये हो जाएगा 0.25 अपॉन 0.35। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा दोस्तों आपका इंटू इंटू आपने 200 करना है, इंटू 200, तो ये आ जाएगा 142.86 ग्राम। तो ये मेरे पास आ चुका है 0.2 mm वाला। चलिए बात करते हैं 0.3 mm, एक बार चेक करने दो। 0.3 mm का है दोस्तों 15% और 15% कितना हो जाएगा? 15% हो जाएगा 150 ग्राम। इसकी वेलोसिटी है 0.3, तो ये हो जाएगा 0.3 अपॉन 0.35 इंटू 150, तो 0.3 इंटू 150 अपॉन 0.35 मीन्स ये आ जाएगा 128.57 ग्राम। ये इतने रिमूव हो जाएंगे। अब उससे ऊपर चलते हैं 0.4 वाले। देखिए दोस्तों 0.4 वाले आप देखेंगे इनका सेटलिंग वेलोसिटी ओवरफ्लो रेट के बराबर है, मतलब ये पूरी तरह से रिमूव हो जाएंगे 5%, मतलब 50 ग्राम भी रिमूव हो जाएगा। ये 30% मतलब 300 ग्राम भी रिमूव हो जाएगा, और ये 20% मीन्स 200 ग्राम भी रिमूव हो जाएगा, मतलब 550 ग्राम टोटल यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे 0.4 से लेकर 0.6 तक। और इतने इसमें कितना हुआ है ये आप काउंट कर लेंगे, इनको ऐड करेंगे। ऐड करने पे कितना आएगा, लेट मी चेक।
ये आएगा दोस्तों 57.143 प्लस 142.86 प्लस 128.57 प्लस ऐड करेंगे 550, तो ये टोटल आ जाएगा आपका टोटल रिमूवल, ये हो जाएगा आपका 878.57 ग्राम। टोटल कितना दिया है, 1000 दिया है, इसमें से रिमूव कितना हुआ है, इतना, तो आप इफिशिएंसी निकाल सकते हैं 878.57 अपॉन 1000 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 87.857%। इतना उस सेडिमेंटेशन टैंक का इफिशिएंसी है। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे इस वाले क्वेश्चन की। यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ पार्टिकल दिए हैं, टाइप 1, टाइप 2, ये दिया है सेटलिंग वेलोसिटी मीटर पर आर में 3 एंड 1, और इधर दिया है कंसंट्रेशन। वन टाइप का है 2 mg पर लीटर, 200 mg पर लीटर, और सेकंड टाइप का है 300 mg पर लीटर। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको दिया है सरफेस ओवरफ्लो रेट कितना है 3 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर आर, इससे कट जाएगा तो कितना बचेगा 3 मीटर पर आर, मतलब सेम यूनिट है दोनों की। अब यहाँ पे आपने बताना है कितना कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल शटल हो जाएगा। तो देखिए जो इसके बराबर है या इससे ज्यादा है वे तो टोटल हो जाएंगे। देखिए ये टोटल हो जाएगा 200 mg पर लीटर शटल हो जाएगा। अब ये टोटल नहीं होगा, ये कितना होगा 1/3 इंटू 300। 1/3 क्यों लिया है, वी एस डैश अपॉन वी एस, वी एस डैश कितना है 1 और वी एस कितना है 3 और इंटू 300, तो ये हो जाएगा दोस्तों 100 ग्राम या mg पर लीटर। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 300 mg पर लीटर। यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे देखिए ये दिया है कंसंट्रेशन 20%, 10%, 15%, 30%, 25%, और इनकी सेटलिंग वेलोसिटी दी है 0.2 mm पर सेकेंड, 0.3 mm पर सेकेंड, 0.4 mm पर सेकेंड, 1 mm पर सेकेंड एंड 1.5 mm पर सेकेंड। यहाँ पे दिया है सरफेस ओवरफ्लो रेट जो कि दिया है 38.88 मीटर क्यूब डे पर मीटर स्क्वायर। अगर यूनिट की बात करते हैं, यूनिट दोनों में अलग अलग है। यहाँ पे देखो mm पर सेकेंड में है, यहाँ पे है मीटर पर डे में। तो mm को मतलब मीटर को mm बनाना आसान है, आप बना लेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और डे को सेकंड बनाना भी आसान है, आप क्या करेंगे 24 इंटू 60 इंटू 60 करेंगे। 24 क्यों, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होती है और 60 मिनट में 60 सेकंड होती है। तो यहाँ पे आप इसको लिखेंगे 8644, ये हो जाएगा आपका mm पर सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, देखते हैं कितना आएगा 38.88 इंटू 1000 अपॉन 86400, तो ये आ जाएगा दोस्तों वी एस इक्वल टू 0.45 मीटर mm पर सेकेंड। अब आपको यहाँ पे बताना है कि कंसंट्रेशन कितना है टोटल, ये है 1400 mg पर लीटर। आपने इसमें बताना है सस्पेंडेड सॉलिड आफ्टर सेडिमेंटेशन, कितना कंसंट्रेशन रहेगा सस्पेंडेड सॉलिड का आफ्टर कंसंट्रेशन। यहाँ पे आपने रिमूवल नहीं बताना है, जो उसमें रिमेनिंग होगा वो बताना है। तो देखिए अब इसमें रिमेनिंग क्या क्या होगा भाई, ये वाला 20% इसका है 0.2 mm पर सेकेंड और ये है 0.45, तो ये कुछ तो रिमूव होगा, कुछ उसमें रह जाएगा, इसको निकालना होगा, इसको भी निकालना होगा, इसको भी निकालना होगा। बट जैसे ही आप 0.4 से ऊपर जाएंगे, ये देखिए 0.45 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा, 30% पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा और 25% पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे सस्पेंशन में 0 बचेगा इन दोनों का, आपने इन 3 के लिए निकालना है। तो सेम अपना कॉन्सेप्ट लगाएंगे, 20% 1400 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 280,
mg/लीटर। वहीं पे 10% हो जाएगा 140 mg/लीटर और 15% हो जाएगा, 15% कितना होगा, ये हो जाएगा 210 mg/लीटर। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले रिमूवल निकालना है और फिर इनमें से माइनस कर देंगे। तो इसका रिमूवल निकालेंगे, इसकी वेलोसिटी दी है 0.2 mm/सेकेंड, तो रिमूवल कितना निकल जाएगा, रिमूवल होगा 0.2 अपॉन 0.45 इंटू 280, ये रिमूवल हो जाएगा 0.2 अपॉन 0.45 इंटू 280, 124.44 mg/लीटर। अभी आपको लग रहा है कि मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ कैलकुलेटर से, तो ये सभी कैलकुलेटर का यूज करते हैं, गेट के क्वेश्चन है, बट आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपके एग्जाम में जो मैंने अभी बताया आपको सेकंड क्वेश्चन वो आएगा, बट इनके हेल्प से आप सभी चीजों को समझ सकते हैं, इनकी हेल्प से आप सभी चीजों को समझ सकते हैं, क्या कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। तो ये आ जाएगा रिमूवल। अब आपने क्या करना है, 280 में से इसको माइनस करना है, ये हो जाएगा 280, तो ये हो जाएगा टोटल 155.56 mg/लीटर रिमेनिंग। तो ये 20% हम निकाल चुके हैं। अब बात करते हैं 15% की, 15% की बात करते हैं, या फिर पहले है 10%, आई थिंक पहले 10% है जिसका है 0.3, 10% के लिए देखते हैं जिसका वी एस डैश है 0.3 और इसका कंसंट्रेशन कितना है 150। तो चलिए करते हैं इसको, ये हो जाएगा 0.3 अपॉन 0.45 इंटू 150, 15×3 = 45 और इसे कट जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा 100 ग्राम, ये पास हो जाएगा या सेटल कर जाएगा और रिमेनिंग कितना रह जाएगा 50 mg/लीटर रिमेनिंग रह जाएगा। फिर हम बात करते हैं 15%, 15% का कितना था, ये था 15 इंटू 14 210 और इसकी वेलोसिटी थी दोस्तों 0.4, 0.4, तो ये हो जाएगा 0.4 अपॉन 0.45 इंटू 210, 0.4 इंटू 210 अपॉन 0.45, तो ये हो जाएगा 186.7, सेटल कर जाएगा और 210 में से माइनस करेंगे तो वो इसमें रिटेन कर जाएगा 23.33 mg/लीटर और बाकी सब निकल जाएंगे तो उनका रिमेनिंग 0 रहेगा। इन सभी को जोड़ लेंगे 50 23, ये हो जाएगा 73.33 और ऊपर जितना है उसको आप ऐड कर लेंगे, वो रिमेनिंग रह जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए जितने भी कोलोइडल पार्टिकल होते हैं, जो फाइनर पार्टिकल होते हैं, फाइनर सस्पेंडेड पार्टिकल, जैसे कि कोलोइडल पार्टिकल होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिनका डाया लेस देन 50 माइक्रोन मीटर से कम होता है। वैसे पार्टिकल प्लेन सेडिमेंटेशन में सेटल नहीं करते क्योंकि इनका वेट या फिर मास बहुत कम होता है। मास कम होगा तो ये सेटल नहीं करेंगे, ये सेटल नहीं करेंगे, ये सस्पेंशन में ही बने रहेंगे। अब इनको भी आपने सेटल कराना है, इनको भी आपने सेटल कराना है, तो उसके लिए आप इसमें कुछ केमिकल ऐड करते हैं जिनको बोलते हैं कोएगुलेंट। अब देखिए कोएगुलेंट यूज करने का क्या पर्पज है, इनको सेटल कराना, बट सेटल कैसे कराएंगे, ये सभी पार्टिकल हैं, ये सभी पार्टिकल सस्पेंशन में दूर दूर रहते हैं। अगर फाइनर पार्टिकल है वो दूर दूर मिलता है आपको सस्पेंशन में। ये दूर दूर क्यों रहते हैं, क्योंकि जितना फाइन पार्टिकल होगा उतना ही उसके ऊपर चार्ज होगा, जितना फाइन पार्टिकल होगा उतना ही उसके ऊपर चार्ज होगा। लेट सपोज ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है, जब आप इसको तोड़ देंगे, इसकी सरफेस को इरोड कर देंगे, तो इसमें मास लेस हो जाएगा, मास कम हो जाएगा और जिसके कारण इसमें चार्ज की डिफिशियंसी हो जाएगी, मतलब इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं, माइनस चार्ज भी होते हैं, पर मैक्सिमम
माइनस चार्ज होते हैं, जैसे कि क्ले के पार्टिकल आपने देखे होंगे, क्ले के पार्टिकल के ऊपर चार्ज होता है। इस चार्ज के कारण इनके ऊपर एक लेयर बन जाती है। ये 3 लेयर बनती है, हम 3 लेयर की बात नहीं करेंगे। एक स्लीपिंग लेयर होती है, एक डिफ्यूज लेयर होती है, एक होती है सबसे बीच वाली लेयर जिसको बोलते हैं आई थिंक स्टेम लेयर, ईस्टर्न लेयर बोलते हैं जिसको, ईस्टर्न लेयर। तो 3 लेयर होती है, तीनों लेयर की हमको बात नहीं करनी, सिर्फ एक लेयर की बात करनी है जिसको बोलते हैं स्लीपिंग लेयर, और जो कि सबसे ऊपर होती है। इस लेयर को हम बोलते हैं जेटा पोटेंशियल। इसी को हम क्या बोलते हैं? जेटा पोटेंशियल। अगर जेटा पोटेंशियल ज्यादा होगा तो ये ज्यादा दोस्तों स्टेबलाइज होंगे, स्टेबल होंगे। ज्यादा स्टेबल होंगे तो ये दोस्तों क्या होंगे? सस्पेंशन में दूर दूर रहेंगे। क्यों दूर दूर रहेंगे? क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और दूसरा पार्टिकल है उसके ऊपर भी सेम नेचर के चार्ज पार्टिकल होंगे। ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो आपस में ये एक दूसरे से कंबाइन ना करेंगे और दूर दूर रहेंगे। अब इसी फिनोमिना को काउंटर करने के लिए हम इसमें केमिकल ऐड करते हैं। वे केमिकल क्या करते हैं? वे इसमें कैटायन इंट्रोड्यूस कराते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और भी बहुत सारे कैटायन आते हैं दोस्तों। जो कैटायन क्या करते हैं? इस लेयर को डिस्टेबलाइज करते हैं, इस लेयर को डिस्टेबलाइज करते हैं, या यूं बोले इस लेयर को खत्म करते हैं और इसको न्यूट्रल बना देते हैं। और फिर से जो वाटर की वंडरवॉल फोर्स है, जो वाटर की वंडरवॉल फोर्स है, ये इनको आपस में बांध देती है और यहाँ पर एक फ्लोक बनता है, फ्लोक बनता है जो कि एक जिलिटेनियस फ्लोक होता है, जेल लाइक सब्सटेंस होता है। उसमें ये पार्टिकल चिपक जाएंगे, चिपकने के बाद एक गुच्छा सा बना लेंगे और उसका वेट ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा, तो वो सेटल हो जाएगा। इसी पूरे प्रोसेस को, इसी पूरे फिनोमिना को बोलते हैं कोएगुलेशन विद सेडिमेंटेशन, मतलब सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन। और जिसमें जो इसमें हम केमिकल यूज करते हैं वे होते हैं कोएगुलेंट। यहाँ पे देखिए, efficiency of sedimentation tank is very low when water contain very fine suspended particle। तो अगर पार्टिकल बहुत छोटे छोटे हैं तो प्लेन सेडिमेंटेशन से वे रिमूव नहीं होंगे, उनकी इफिशियंसी डिक्रीज हो जाएगी। और कोएगुलेशन क्या करता है? इट रिमूव फाइनर सस्पेंडेड सॉलिड एंड कोलोइडल पार्टिकल्स हैविंग वेरी लेस मास, जिनका मास बहुत कम होता है। Coagulation is defined as the addition of chemical to colloidal dispersion which result in particle destabilization by reducing या reduction in force which tend to keep particle apart। तो केमिकल क्या करते हैं? केमिकल उस फोर्स को रिड्यूस करते हैं जो कि पार्टिकल को दूर दूर करती है, जिसको बोलते हैं रिपल्सिव फोर्स, जिसको बोलते हैं रिपल्सिव फोर्स। और अगर पार्टिकल दूर दूर होते हैं दोस्तों तो वंडरवॉल फोर्स और रिपल्सिव फोर्स, इन दोनों में डिफरेंस होता है। वंडरवॉल फोर्स बहुत कम रहती है, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा रहती है, ठीक है, वंडरवॉल फोर्स से, और ये पार्टिकल और दूर दूर होने लगते हैं। और जो केमिकल आप ऐड करते हैं उसी को बोलते हैं कोएगुलेंट, उसी को हम क्या बोलते हैं? कोएगुलेंट बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे। Most microscopic and colloidal particles are stabilized by the formation of layer of ions। ये स्टेबलाइज क्यों होते हैं? क्योंकि इनके ऊपर आयन की लेयर बन जाती है जो इन पार्टिकल को दूर दूर करती है और बैरियर पैदा कर देती है, जिससे कि ये स्टेबलाइज नहीं हो पाते हैं आपस में, ये न्यूट्रल होके आपस में चिपक नहीं पाते हैं। दिस आयनिक लेयर टेंड्स टू एक्ट एज part of particle and travel with it to solution, inhibiting the close approach of respective particle to each other। तो दोस्तों ये पूरे सॉल्यूशन में आपको देखने को मिलता है और ये दूसरे पार्टिकल को अपने पास भटकने भी नहीं देगा। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका जेटा पोटेंशियल। जेटा पोटेंशियल क्या है दोस्तों? जो वो आयनिक लेयर है उसी के पोटेंशियल को, उसी के पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं? जेटा पोटेंशियल बोलते हैं। जेटा पोटेंशियल एक लेयर है जो कि आयन की लेयर होती है, इसी को हम डिस्टेबलाइज करते हैं, इसी को हम डिस्टेबलाइज करते हैं। ये है दोस्तों जेटा पोटेंशियल। अगर हायर जेटा पोटेंशियल होगा तो उसके लिए मोर
स्टेबिलिटी होगी पार्टिकल की, और आपने ज़्यादा केमिकल का यूज करना होगा, आपने ज़्यादा केमिकल उसमें मिक्स करना होगा। द पर्पज ऑफ कोएगुलेशन इज रिड्यूस द जेटा पोटेंशियल बाय एडिंग एग्लोमरेट। एग्लोमरेट का मतलब कोएगुलेंट केमिकल। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे हम जो भी सुटेबल आयन डालते हैं वे हैं आपके एल्यूमिनियम साल्ट से मिलते हैं, आयरन सॉल्ट से मिलते हैं, लाइम से मिलते हैं, एंड वेरियस पॉलीमर्स विच आर कॉमन कोएगुलेंट्स। पॉलीमर्स क्या होते हैं दोस्तों? मोनोमर्स से मिलके पॉलीमर्स बनते हैं। मोनोमर्स ये कार्बनिक या कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जो कि आपस में मिलते हैं और बनाते हैं पॉलीमर्स। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे द चॉइस ऑफ बेस्ट कोएगुलेंट। कौन सा आपने बेस्ट कोएगुलेंट डालना है फॉर पर्टिकुलर वाटर के लिए, ये हम डिटरमाइन करते हैं एन एक्सपेरिमेंट, जिसको हम बोलते हैं जार टेस्ट। ये हमको बताता है टाइप ऑफ कोएगुलेंट एंड ऑप्टिमम डोज, कितनी डोज लगेगी कोएगुलेंट की। भाई आप ज़्यादा डालेंगे तो भी प्रॉब्लम है, कम डालेंगे तो भी प्रॉब्लम है। कैसे प्रॉब्लम है? देखिए, आप कम डालेंगे तो अच्छे से कोएगुलेशन नहीं हो पाएगा, पूरी तरह से फ्लोक नहीं बन पाएंगे। और अगर आप ज़्यादा डालेंगे रिक्वायरमेंट से तो क्या होगा आपको पता है, ये इंट्रोड्यूस करते हैं पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव कटायंस, और पॉजिटिव कटायंस जितने आयंस होंगे नेगेटिव उनको तो डिस्टेबलाइज कर देंगे, न्यूट्रल बना देंगे, उसके बाद इनका डोमिनेंस बढ़ जाएगा। मतलब ये एक लेयर बना लेंगे, ये पार्टिकल है इसके ऊपर ये पॉजिटिव लेयर बन जाएगी, दूसरे पार्टिकल के ऊपर भी पॉजिटिव लेयर बन जाएगी, और जैसा जेटा पोटेंशियल ने किया वैसा ही ये करने लगेंगे। मतलब यहाँ पे फिर से रिपल्सिव फोर्स जनरेट हो जाएगी। तो आपने ऑप्टिमम डोज डालना होता है, इसका कर्व कुछ ऐसे जाता है, ऐसे कर, ये होता है ऑप्टिमम डोज, इस टाइप से। तो इससे ऊपर जैसे जैसे आप जाएंगे कोएगुलेशन का इफेक्ट कम होता जाएगा, और जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे चलेंगे, मतलब आप इसका डोज बढ़ाते जाएंगे यहाँ तक, वैसे वैसे कोएगुलेशन का इफेक्ट बढ़ता रहेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा ये बढ़ना घटना चालू हो जाएगा, ये घटना चालू हो जाएगा। तो यही है आपका ऑप्टिमम डोज, जिसको हम निकालते हैं जार टेस्ट से। लेट मी चेक दी पिक्चर। देन हम बात करेंगे दोस्तों मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन। कोएगुलेशन में कौन कौन से मैकेनिज्म यूज होते हैं? इसमें हम 4 मैकेनिज्म देखते हैं। एक होता है आयनिक लेयर कंप्रेशन। आयनिक लेयर कंप्रेशन, इसमें क्या होगा, जो आयनिक लेयर है वो कंप्रेस हो जाएगी। कैसे कंप्रेस होगी? लेट सपोज यहाँ पे मैं 2 एग्जांपल ले रहा हूँ, ये 2 पार्टिकल हैं जिनके बीच में 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, एक ये पार्टिकल है जिनके बीच में 1 मीटर की डिस्टेंस है। अब देखिए, वाटर में वंडरवॉल फोर्स होती है, या बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वंडरवॉल फोर्स होती है, और इनके ऊपर जेटा पोटेंशियल है जो कि रिपल्सिव फोर्स जनरेट करेगा। तो अगर दोस्तों आप डेली लाइफ से कनेक्ट करो इस चीज को, अगर आप साथ साथ में रह रहे हैं, 2% साथ में रह रहे हैं तो प्यार मोहब्बत बढ़ेगी, और अगर आप दूर दूर रह रहे हैं तो प्यार मोहब्बत बहुत कम हो जाएगी। और प्यार मोहब्बत क्या है यहाँ पे? वंडरवॉल फोर्स है, ये तो रिपल्सिव फोर्स है, ये तो रिपल्सिव फोर्स है। और ऐसे भी समझ सकते हैं ये है बिचौलिया, जो कि आपको अलग कराने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो बिचौलिया का डोमिनेंस बहुत कम होगा, क्योंकि आप उनकी बातें सुन सकते हैं, उसकी बातों पे बिलीव नहीं करेंगे। बट जब आप दूर दूर चले जाएंगे तो एक दूसरे को सिखाएगा और आपको अलग कर देगा। तो ये रिपल्सिव फोर्स एक मीडिएटर की तरह काम करती है। दूर होने पर ये अपना इफेक्ट दिखाएगी ज्यादा ओवर दी वंडरवॉल फोर्स, ओवर दी वंडरवॉल फोर्स। और इसका डायग्राम कुछ इस टाइप से बनता है। ये ऊपर हम लेते हैं दोस्तों रिपल्सिव फोर्स, जो कि दूरी बढ़ने पर डिक्रीज तो होती है ऐसे करके, और नीचे लेते हैं वंडरवॉल फोर्स, जो दूरी बढ़ने पर डिक्रीज होगी और यहीं पे आके एंड हो जाएगी। तो देखिए, अगर ज्यादा दूरी होगी पार्टिकल्स के बीच में, लेट्स सपोज एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे है, तो रिपल्सिव फोर्स तो वहां पे बनी रहेगी, कम होगी बट बनी रहेगी, जबकि वंडरवॉल फोर्स खत्म हो जाएगी।
वंडरफुल वंडरवॉल फोर्स खत्म हो जाएगी। बट जैसे जैसे आप पास आएंगे वैसे वैसे ये तो देखो इसका कर्व कुछ ऐसा है, कम स्टीप है देन दिस, ये बहुत स्टीप है, ये तेजी से बढ़ने लगेगा, ये तेजी से बढ़ने लगेगा। और जैसे जैसे दूरी कम होगी वैसे वैसे इस मीडिएटर का काम खत्म हो जाएगा और इसका चालू हो जाएगा, मतलब ये आपस में बन जाएंगे। इसी को बोलते हैं आयनिक लेयर कंप्रेशन। उसके बाद एडजॉर्प्शन एंड चार्ज न्यूट्रलाइजेशन, ये भी कॉन्सेप्ट होता है इसमें, ये भी मैकेनिज्म होता है। मतलब पार्टिकल के ऊपर जो आयनिक लेयर है उसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज एडजॉर्ब हो जाएंगे। एडजॉर्ब का होता है मतलब अटैच होना, सरफेस पे अटैच हो जाएंगे और चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। फिर होता है दोस्तों स्वीप कोएगुलेशन। अब ये ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस से होंगे, हो सकता है ये दोनों चीजें मिस हो जाए, ये हो जाए, या फिर चारों चीजें एक साथ हो जाए। सीक्वेंस नहीं बता रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं इसमें कौन कौन से मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। तो स्वीप कोएगुलेशन में ऐसा होता है जैसे झाड़ू आप मारते हैं और पूरा जो कूड़ा कूड़ा है वो झाड़ू के साथ एक साथ चल देता है। सेम वैसे ही यहाँ पे कुछ ऐसा फ्लो बनता है जो बहुत हैवी होता है, फ्लो बहुत बड़ा फ्लो होता है और जिसके कारण वो काफी पार्टिकल को एक साथ सेटल करा देता है, उसी को बोलते हैं स्वीप कोएगुलेशन। और इससे भी खतरनाक है इंटर पार्टिकल ब्रिजिंग। इंटर पार्टिकल ब्रिजिंग में बहुत बड़ा एक मॉलिक्यूल बनता है, एक या बहुत सारे मॉलिक्यूल बनते हैं, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल बनते हैं, जैसे कि Al2 OH 17 4। ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है दोस्तों, ये इतना बड़ा मॉलिक्यूल है कि ये इस टाइप से दिखता है, इस टाइप से दिखता है और इसके ऊपर पार्टिकल आके अटैच हो जाते हैं, हो जाते हैं। देखो ये बहुत बड़ा है, इसका सरफेस भी ज़्यादा होगा और ज़्यादा पार्टिकल को अटैच करके नीचे बढ़ा देगा, मतलब पूरे के पूरे सिस्टम को क्लीन कर देगा। तो बोलते हैं इंटर पार्टिकल ब्रिजिंग। बट हमको ये आज तक मालूम नहीं है कि कौन सा पहले होता है, कौन सा एब्सेंस होता है और किसका डोमिनेंस होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं, ये सभी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात करेंगे हम कॉमन कोएगुलेंट्स जो कि हम वाटर में ऐड करते हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों हम एलम का यूज करते हैं। एलम का केमिकल फॉर्मूला याद रखना है Al2SO4 की होल थ्राइस इंटू 18H2O। ये मिलता है कैल्शियम की बाइकार्बोनेट से, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और ये बनाता है दोस्तों एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का एक पीपीटी एंड साथ में बनता है यहाँ पे CuSO4 कैल्शियम सल्फेट, साथ में यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट भी बनता है। देखिए अगर कैल्शियम सल्फेट बनेगा तो ये क्या है, एक नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। क्योंकि इसको आप बॉइलिंग से, सिंपल बॉइलिंग से रिमूव नहीं कर सकते हैं, इसको रिमूव करना है तो आपको सॉफ्टनिंग करनी होगी, वाटर को सॉफ्ट करना होगा वेरियस मेथड से। एंड ये दोस्तों H पॉजिटिव आयंस भी इंट्रोड्यूस करता है, ये H पॉजिटिव आयंस भी इंट्रोड्यूस करता है। H पॉजिटिव आयन क्या करते हैं, पीएच को डिक्रीज करते हैं, मतलब एसिडिक बना देते हैं पीएच को, वाटर को एसिडिक बना देंगे और एसिडिक बनाने से क्या होगा, वाटर कोरेजिव हो जाएगा, कोरेजिव मतलब वो कोरोजन करने लगेगा। तो ये सभी दिक्कत आती है अगर आप एलम यूज करते हैं। साथ में एलम से स्लज को निकालना बहुत मुश्किल है, एलम से स्लज को निकालना, स्लज का मतलब पार्टिकल्स को निकालना बहुत मुश्किल है। फिर हम बात करेंगे इसके एडवांटेज की। एडवांटेज ये है कि एक तो ये इजीली अवेलेबल है, इसको हिंदी में बोलते हैं फिटकरी, आपने घर में देखा होगा फिटकरी हम यूज करते हैं, ठीक है। और इसका पीएच हमारे ड्रिंकिंग वाटर के पीएच के बराबर है, इसका वर्किंग पीएच, इसका वर्किंग पीएच ड्रिंकिंग वाटर के बराबर है,
6.5 से लेकर 8.5 के बीच में ये काम करता है, जो कि हमारे ड्रिंकिंग वाटर का भी है। इसलिए हम इसको यूनिवर्सल कोएगुलेंट भी बोलते हैं, इसलिए हम इसको यूनिवर्सल कोएगुलेंट भी बोलते हैं। बट ध्यान रखना है, ये दोनों चीजें, ये वाटर को परमानेंट हार्डनेस देता है और कोरोसिव बना देता है। तो मतलब आप इसको बॉयलर में यूज नहीं कर सकते हैं, आप इससे कपड़े नहीं धुल सकते हैं, पहले आपने इसकी ये परमानेंट हार्डनेस रिमूव करनी होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलम की, देन हम कॉपर एस की बात करेंगे, क्लोरिनेटेड कॉपर एस की बात करेंगे, सोडियम एल्यूमिनेट की बात करेंगे एंड लास्ट में लाइम की बात करेंगे। बट मैं आपको यहाँ पे 3 ही चीज कराने वाला हूँ, एलम, कॉपर एस एंड क्लोरिनेटेड, या इसको भी छोड़ देंगे, सोडियम एल्यूमिनेट, क्योंकि जो हमारे यूज का है। अब देखो एसएससी जेई का आप एग्जाम नहीं दे रहे हैं या कोई स्टेट जेई का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आप दे रहे हैं एमपीएससी ए का, तो इसमें लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है जो कि दोस्तों यूजफुल होते हैं। अब ये चीजें यूजफुल नहीं है, कॉपर एस, क्लोरिनेटेड कॉपर एस, क्योंकि इनका पीएच हमारे ड्रिंकिंग वाटर से ज़्यादा होता है। इसका देखिए, इसका होता है 8.5 से ज़्यादा, इसका होता है 6.5 से नीचे होगा तो काम करेगा, 8.5 से ऊपर होगा तो काम करेगा, मतलब हमारे रेंज में है ही नहीं, तो हम इनको ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। हम बात करेंगे एलम की, कॉपर एस की, सोडियम एल्यूमिनेट की, क्योंकि इस पर पीएच का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। चलिए, ये सभी जितनी भी थ्योरी हैं इनको हम अच्छे से देखते हैं। तो हम देखेंगे एलम के बारे में। एलम का केमिकल फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Al2SO4 की होल थ्राइस इंटू 18H2O, 18H2O। एलम रिएक्ट करता है विद SCO3, और SCO3 क्या है, ये बाइकार्बोनेट एल्कलिनिटी है। आपको पता है एल्कलिनिटी 3 टाइप की होती है, कॉस्टिक जो कि OH के कारण आती है, और CO3 ये होता है कार्बोनेट, और SCO3 ये होता है बाइकार्बोनेट। तो अगर एल्कलिनिटी होगी वाटर में तभी एलम रिएक्ट करेगा और तभी प्रेसिपिटेट बनेगा इन द फॉर्म ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, और ये जेल लाइक प्रेसिपिटेट होता है। जेल मतलब जैसा आप बालों में जेल लगाते हैं ना, सेम वैसा ही वो चिपचिपा होता है और पार्टिकल्स को चिपका के नीचे सेटल कर देता है। इसी को हम बोलते हैं फ्लो। यही है दोस्तों फ्लो। दिस अट्रैक्ट अदर फाइनर पार्टिकल एंड सस्पेंडेड मैटर्स, thus grow in size and finally settle। ये ग्रो करेगा साइज में और सेटल हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन की। तो यहाँ पे ये रिएक्शन याद रखनी है। देखिएगा दोस्तों, एलम मिलता है बाइकार्बोनेट हार्डनेस से, कैल्शियम बाइकार्बोनेट से, और बनाता है CaSO4। CaSO4 यही है दोस्तों परमानेंट हार्डनेस। और यहाँ पे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का पीपीटी बनता है और CO2 भी बनता है। आपको पता है CO2 गैस है जो कि कॉज करती है एसिडिटी, तो वाटर एसिडिक भी हो जाता है। दिस रिएक्शन इंट्रोड्यूस परमानेंट हार्डनेस इन वाटर एंड वाटर बिकम कोरेजिव। अमाउंट ऑफ कोएगुलेंट डिपेंड ऑन टर्बिडिटी एंड कलर ऑफ वाटर। देखिए दोस्तों, जो अमाउंट है कोएगुलेंट का, इसको हम जार टेस्ट से निकालते हैं, बट वहां पे हम क्या चीज करते हैं, वहां पे हम काउंट करते हैं कि कितना एल्कलिनिटी है एंड कितना टर्बिडिटी है, क्योंकि मुझे फाइनली टर्बिडिटी को रिमूव करना है। टर्बिडिटी का मतलब है सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, इसी के कारण टर्बिडिटी आती है फाइनर फॉर्म में। तो अगर सस्पेंडेड इम्प्योरिटी नहीं होगी तो एलम डालने का क्या फायदा है। तो ये भी होना चाहिए, प्लस एल्कलिनिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर एल्कलिनिटी नहीं होगी तो बीच से रिएक्शन कट हो जाएगी, वहां पे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का पीपीटी नहीं बनेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, द यूज ऑफ ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ कोएगुलेंट टू फॉर्म ए जेलिटेनियस प्रेसिपिटेट, जिसको हम फ्लोक बोलते हैं, ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इज डिटरमाइंड इन द लैब टेस्ट, जिसको बोलते हैं जार टेस्ट। एल्युमिनियम रिक्वायर एल्कलिनिटी और एल्यूमिनियम बोल रहा हूँ, एलम। एलम जो होता है इसके लिए एल्कलिनिटी लगती है, एंड एलम की नॉर्मल डोज कितनी होती है, 10 से 30 mg पर लीटर, 10 से
30 mg/L, ये इसकी नॉर्मल डोज होती है वाटर में। ये हमने कैसे निकाला, जार टेस्ट। अब बात करें वर्किंग पीएच ऑफ एलम, तो इसका वर्किंग पीएच होता है 6.5 से 8.5। देन हम बात करेंगे इसका जो प्राइस होता है वो बहुत कम होता है, चीपर होता है, ठीक है। एलम आपको घरों में मिल जाएगा, बहुत चीप होता है एज कम्पेयर टू अदर कोएगुलेंट्स। और इसका जो फ्लोक बनता है वो स्टेबल बनता है। ऐसा नहीं है कि आपने फ्लोक बना दिया दोस्तों और वो फिर आगे चल के बीच में से टूट जाए, तो ऐसे फ्लोक को हम अनस्टेबल बोलेंगे। इसका फ्लोक स्टेबल बनता है, ज़्यादा देर तक काम करता है। डिसएडवांटेज क्या है इसका, डिसएडवांटेज है जो दो मैंने आपको बताया, परमानेंट हार्डनेस देता है और वाटर को कोरेजी बना देता है। एंड स्लज जो फॉर्म होता है उसमें से उसको डी वाटर करना बहुत मुश्किल है, उसमें से उसको डी वाटर करना, वाटर को निकालना बहुत मुश्किल है। एलम ऑल्सो रिड्यूस कलर, टेस्ट एंड ओडोर। एलम कलर को भी रिमूव करती है, टेस्ट और ओडोर को भी रिमूव करती है। अब बात करेंगे इसके अमाउंट की। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने देखा कि एक एलम का मॉलिक्यूल से बनता है 2 एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल। और अगर हम एलम की बात करें तो एलम का एटॉमिक मास होता है एक मोल का 600 ग्राम, 600 ग्राम। और इसका होता है दोस्तों एक का 78। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 600 ग्राम ऑफ एलम गिव्स 2 into 70 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और अगर आप 1 ग्राम एलम की बात करें तो ये देगा दोस्तों 0.234 या फिर 0.24 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का पीपीटी, याद रखना है। अब चलिए बात करते हैं एल्किलिटी। एल्किलिटी की क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो देखिए जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम बाइकार्बोनेट था, ये कैसे बना होगा दोस्तों, ये बना होगा CaCO3 से। CaCO3 से बनता है। जब CaCO3 हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो बनता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब देखिए एक एलम के दो तो बनते हैं AlOH की होल थ्राइस, और 3 बनते हैं, मतलब एक एलम 3 कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ मिलके इसका निर्माण करती है। तो एक एलम को कितनी एल्कलिटी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, 3 इसकी। और ये किससे बनता है दोस्तों, ये बनता है कैल्शियम कार्बोनेट से। तो हम बोल सकते हैं कि 3 into कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का आपको एटॉमिक मास पता है कितना होता है, 100 होता है। तो आप लिख सकते हैं 3 into 100 300, मतलब 600 ग्राम के लिए 666 ग्राम एलम के लिए कितना एल्कलिटी लगता है, 300 ग्राम एल्कलिटी की रिक्वायरमेंट होती है। और वहीं पे अगर मैं इसको दोस्तों डिवाइड कर दूं, 1 ग्राम एलम के लिए लगता है, इसको 666 से डिवाइड करेंगे तो 0.45 के समथिंग आएगा, और इसको हम ऑलमोस्ट 0.5 mg/L लेके चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए mg/L हमने लिया है क्योंकि हमने एलम को भी mg/L में लिया है, ठीक है। तो 1 mg/L ऑफ एलम रिक्वायर अबाउट 0.5 mg/L ऑफ एल्कलिटी। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एल्कलिटी एंड कोएगुलेशन का रिलेशनशिप। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या रिलेशनशिप होता है इन दोनों में। अगर एल्कलिटी नहीं होगी तो एलम रिएक्ट नहीं करेगा, एलम रिएक्ट नहीं करेगा, फ्लोक नहीं बनाएगा। ये सारी समस्याएं होती हैं। अब यहाँ पे देखिए द कोएगुलेशन ऑफ मेटेलिक सॉल्ट रिलीज हाइड्रोजन आयन एज वेल एज कोएगुलेंट स्पीसीज। जिससे हम कोएगुलेंट स्पीसीज लेते हैं उसमें से मेटेलिक आयन भी निकलते हैं दोस्तों, जैसे कि H पॉजिटिव। और H पॉजिटिव क्या करेगा, OH को न्यूट्रलाइज करेगा और इसके बेसिक नेचर को खत्म करेगा, एल्कलिटी को खत्म करेगा। एल्कलिटी को खत्म करेगा तो ये एक प्रॉब्लम है, और वाटर को एसिडिक बना देगा। H positive neutralize the alkalinity. If the initial alkalinity of water is low, coagulation will result in further reduction of pH. और अगर पहले से ही उसमें लो एल्कलिटी है और आपने उसमें कोएगुलेशन यूज कर दिया, कोएगुलेंट डाल दिया, और फिर से उसका
एल्कलिनिटी को रिड्यूस कर देगा। तो ऑप्टिमम पीएच वैल्यू मस्ट बी मेंटेन्ड फॉर बेस्ट कोएगुलेशन एंड सिंस एल्कलिनिटी मस्ट बी प्रेजेंट फॉर हाइड्रोक्साइड फ्लोक फॉर्मेशन। तो देखो पीएच भी वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए और एल्कलिनिटी भी प्रॉपर होना चाहिए, ना तो कम ना फिर ज्यादा। लो एल्कलिनिटी वाटर मस्ट बी एडेड विद लाइम। अगर एल्कलिनिटी बढ़ानी है, एल्कलिनिटी कम है, तो आप लाइम का यूज कर सकते हैं, सोडा एस का यूज कर सकते हैं, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड का यूज कर सकते हैं, जिसको हम कॉस्टिक लाइम भी बोलते हैं, कॉस्टिक लाइम भी बोलते हैं। इन तीनों का यूज करके आप इंपार्ट कर सकते हैं एल्कलिनिटी। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे हाई टर्बिडिटी एंड लो एल्कलिनिटी हो। अगर वाटर में अगर हाई टर्बिडिटी हो एंड लो एल्कलिनिटी हो, देखिए दोस्तों, अगर लो एल्कलिनिटी है और हाई टर्बिडिटी है तो क्या इस केस में हम कोएगुलेशन करेंगे? पहली बात तो ये, चलिए देखते हैं। अगर लो एल्कलिनिटी है मतलब कैल्शियम बाइकार्बोनेट कम है, ऐसे समझो, तो एलएम भी कम लगेगा। भाई एलएम इसी पे तो डिपेंड करता है, अगर ये कम होगा तो ये भी कम लगेगा। आप अगर एलएम को ज्यादा करेंगे तो ये इससे ज्यादा हो जाएगा और एक्स्ट्रा एलएम जेटा पोटेंशियल की तरह काम करने लगेगा। एक्स्ट्रा जो एलएम होता है वो कैटायन प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, और अगर न्यूट्रल होने के बाद पार्टिकल उसमें और ज्यादा एलम है, मतलब और ज्यादा कैटायन होंगे, तो उसके ऊपर फिर से फिल्म बना लेंगे और फिर से पार्टिकल को दूर दूर करना चालू कर देंगे। तो एलम आपने कितना डालना है, जितना एल्कलिनिटी होगा उतना डालना है। तो लो एल्कलिनिटी तो लो एलम रिक्वायर्ड होगा। बट क्या ये सुटेबल है, क्या ये दोस्तों फिजिबल है, क्या हम इससे इस हाई टर्बिडिटी को रिमूव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए हाई टर्बिडिटी है मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ फाइनर इंप्योरिटीज और फाइनर सस्पेंडेड पार्टिकल इज मोर। ज्यादा पार्टिकल है तो ज्यादा एक छोटे से फ्लोक से अटैच हो जाएंगे। भाई ये छोटा सा फ्लोक है, ये छोटा सा फ्लोक है, इससे छोटा फ्लोक बनेगा, लो डोज है तो छोटा फ्लोक बनेगा। और अगर इस पर चिपकने वाले पार्टिकल कम है तो ये छोटा फ्लोक का मास बहुत कम होगा और ये सेटल नहीं हो पाएगा। और अगर यहाँ पे इम्प्योरिटीज बहुत ज्यादा है तो ये ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इससे अटैच होंगी और इसको और भारी बना देगी, इसका वेट बढ़ जाएगा, ये नीचे सेटल हो जाएगा, तो ये लो डोज काम कर जाएगी। तो अगर पूछा जाए हाई टर्बिडिटी एंड लो एल्कलिनिटी ऑफ वाटर में कितना डोज लगता है, तो लो डोज लगता है। और इसमें कॉन्सेप्ट चलता है एडजॉर्प्शन एंड चार्ज न्यूट्रलाइजेशन का। फिर बात करेंगे हाई टर्बिडिटी एंड हाई एल्कलिनिटी ऑफ वाटर। तो देखिए यहाँ पे आपने हाई डोज देना है, हाई डोज देना है क्योंकि हाई एल्कलिनिटी है, तो जितनी एल्कलिनिटी उतना ही आपने डोज देना है। बट हाई टर्बिडिटी होने के कारण बिल्कुल बड़ा फ्लोक बनेगा और ज्यादा पार्टिकल को सेट करेगा, ठीक है। दिस टाइप ऑफ वाटर इज अनअफेक्टेड बाय द एडिशन ऑफ कोएगुलेंट। तो नॉर्मल डोज काम नहीं करेगी यहाँ पे, आपने यहाँ पे स्वीप कोएगुलेशन करना होगा ज्यादा डोज डाल के। हायर कोएगुलेंट डोज शुड बी यूज्ड टू इंश्योर स्वीप कोएगुलेशन। बड़ा पार्टिकल होगा तो झाड़ू की तरह काम करेगा, पूरे मटेरियल को एक साथ चिपका के ले आएगा। फिर हम बात करेंगे लो टर्बिडिटी हाई एल्कलिनिटी ऑफ वाटर। टर्बिडिटी कम है और एल्कलिनिटी हाई है तो भैया हाई लगेगा, हाई डोज चाहिए, क्योंकि हाई डोज होगी तभी जाके इससे हाई से कंबाइन कर पाएगी। बट क्या ये इसके साथ फिजिबल है, देखते हैं। देखिए दोस्तों, लो टर्बिडिटी है इसका मतलब पार्टिकल बहुत कम है, पार्टिकल कम है और इसमें आपने लो डोज डाल दिया है, डोज छोटा सा फ्लोक बनाएगी, पार्टिकल बहुत कम है तो बहुत कम इससे चिपकेंगे और ओवरऑल जो रिजल्टेंट होगा वो बहुत कम मास का होगा। और ये या तो बहुत धीरे धीरे सेट करेगा और सेट होने से पहले, सेटल होने से पहले ही बाहर निकल जाएगा, या फिर सस्पेंशन में ही बना रहेगा। और अगर आप यहाँ पे हाई डोज डाला तो बड़ा फ्लोक बनेगा, बड़ा फ्लोक का अपने आप ही वेट ज़्यादा होगा और इसके ऊपर जो
गिने चुने पार्टिकल आएंगे वे भी इसका वेट ही बढ़ाएंगे, तो ये आसानी से इनको लेके बैठ जाएगा। तो इसमें दोस्तों इसमें स्वीप फ्लोक बनता है, इसमें स्वीप फ्लोक बनता है। डोमिनेंस किसका होता है? स्वीप फ्लोक का, क्योंकि इसमें बड़ा फ्लोक बनता है, इसमें बड़ा फ्लोक बनता है, याद रखना है। फिर हम बात करेंगे लो टर्बिडिटी एंड लो एल्कलिटी, मतलब टर्बिडिटी बहुत कम है और एल्कलिटी भी बहुत कम है, तो कोएगुलेंट इसमें इफेक्टिव होगा या फिर नहीं। तो आपने लो एल्कलिटी रखी है, इसका मतलब लो डोज चाहिए आपको, वरना वही इफेक्ट जो मैंने आपको बताया कोज हो जाएगा। बट क्या ये लो डोज इसके लिए सफिशिएंट होगी, फिजिबल होगी? देखते हैं। लो टर्बिडिटी है, पार्टिकल दूर दूर होंगे, पहले से ही इसने बहुत छोटा फ्लोक बनाया है, अब पार्टिकल बहुत कम है तो ये बड़े फ्लोक में इसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब इसका वेट कम रह जाएगा, वही सस्पेंशन में ही बना रहेगा, मतलब एलम वेस्ट जाएगी आपकी, एलम जो यूज की है उसका कोई भी यूज नहीं होगा, इफेक्टिव यूज नहीं होगा। इसके बाद हम बात करेंगे कॉपर एच की, बट लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ।